हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं वन शॉट ऑफ द चैप्टर नेम स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बच्चे, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें से डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो इस चैप्टर को आज हम अच्छे से करेंगे, डिटेल में करेंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे, सारे मॉडल्स समझेंगे एटम के, प्लस यहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अल्टीमेटली तो आपको क्वेश्चन ही मिलेंगे एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब आप मेरे को एक बात बताओ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब कि एटम के स्ट्रक्चर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो हमें एक चीज़ पता है कि एटम्स क्या है। एटम डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या था कि डाल्टन ने कहा था कि जो एटम्स है वो इंडिविजुअल है ना। इंडिविजुअल का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे फर्दर एटम्स को डिवाइड नहीं कर सकते। एटम इज़ ए स्मॉलेस्ट यूनिट, हमें ये चीज़ पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डाल्टन ने एक चीज़ कह दी थी कि इंडिविजुअल है। फर्दर हमें क्या पता चला, ये कैसे पता चला वो देखते हैं हम सबसे पहले, है ना। चार्ज, पार्टिकल एंड मैटर। क्या हुआ कि सपोज़ करो कि हम लोग ही बेसिक चीज़ में आप करंट देखते होगे, चार्ज देखते होगे। कैसे? जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कि कोई ना कोई तो चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है हमारे एटम में, जो कि कुछ चार्ज पार्टिकल से बना होता है। ऑब्वियस सी बात है। अब इन पार्टिकल्स को ही हम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कह देते हैं। अच्छा, चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स को क्या कहा है हमने, हमें पता है। वैसे अगर हम नॉलेज में देखेंगे तो हमें क्या पता है कि यहाँ पे 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। बच्चे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि एटम्स में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे सब एटॉमिक पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज होते हैं। और सेकेंड जो हमारा थर्ड है वो है हमारा न्यूट्रॉन, जो कि चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर ये लाइन ही बोली है, इसमें न्यूट्रॉन को इसीलिए कंसीडर नहीं किया गया है क्योंकि वो यहाँ पे चार्ज नहीं है, ठीक है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की या फर्दर आगे प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। अब देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो आगे जाके प्रोटॉन की भी डिस्कवरी होनी थी क्योंकि हमारा जो एटम था वो न्यूट्रल था। तो हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे डिस्कवरी करेंगे, फिर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की डिस्कवरी करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स आएंगे, फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, है ना। अब यहाँ पे अच्छे से पढ़ते हैं कि क्या हुआ। देखो, यहाँ पर इतना सब कुछ लिखा है। ये बेसिकली सबसे पहली चीज़ याद रखनी है कि जे थॉमसन ने यहाँ पे क्या परफॉर्म किया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जिसके थ्रू हमें यहाँ पे पता चला था कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। वही सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने थ्योरी में एक्सप्लेन करी हैं, वो थ्योरी हम अभी पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे बच्चों, मैं ऐसे आपको डायग्रामेटिक व्यू लाई हूँ वर्चुअल, तो आप समझोगे इस डायग्राम को किस तरीके से। पहले आप देखो, यहाँ पे जो डिस्चार्ज ट्यूब है वो ग्लास की है। यस, ग्लास की है, दिख भी रही होगी। तो ग्लास की उन्होंने यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, है ना। पहली कंडीशन थी कि अंदर जो था ना, यहाँ पे था लो प्रेशर, ठीक है, लो प्रेशर था। और यहाँ पे इन्होंने अप्लाई करा था, यहाँ पे वायर कनेक्ट हो रही होंगी, तो यहाँ पे इन्होंने अप्लाई किया था हाई वोल्टेज सप्लाई, है ना। अच्छा, हाई वोल्टेज सप्लाई से क्या हुआ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट था नेगेटिव से, उसे हम कह रहे थे कैथोड, और जो पॉजिटिव से कनेक्ट है उसे हम कह रहे हैं एनोड, ठीक है। ये भी चीज़ क्लियर है। तो ये यहाँ पे नेगेटिव और ये यहाँ पे पॉजिटिव, ओके। तो यहाँ पर जैसे ही अप्लाई किया हमने हाई वोल्टेज, तो हुआ क्या, यहाँ पर बीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे अराइज हुए फ्रॉम दी कैथोड, ठीक है। तो इसीलिए हमने इस रेस को बोल दिया कैथोड रेस, ठीक है। डायरेक्शन भी आपको दिख रहा है, डायरेक्शन ऑफ कैथोड रेस, ठीक है। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे, इसको हमने इलेक्ट्रॉन बोला, ठीक है। तो यहाँ पर एनोड के पीछे हमारे पास एक फ्लोरेसेंट मटेरियल था, तो उससे हमें पता चल गया, वो स्ट्राइक हो रहा था तो वो उस पर ग्लो हो रहा था कि हाँ, यहाँ पर कैथोड से निकल रहा है, तो यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट, सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपको समझ आया मैंने क्या बोला? बस सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। इन तरीके से हमारी डिस्कवरी हो गई, ओके। अब यहाँ पे एग्ज़ाम में आ गया तो आप सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम बना सकते हो या ये लिख सकते हो कि यहाँ पे जो एटम जो है ना, वो यहाँ पे बस नॉट अ सिंपल इंडिविजुअल पार्टिकल, ठीक है। एक सिंगल नहीं है, यहाँ पे इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है। इसको हम फर्दर अंदर भी देख सकते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसने फर्स्टली आइडेंटिफाई करा था? जे थॉमसन ने, जब इन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। अब इस एक्सपेरिमेंट की सारी कंडीशंस हम देख चुके हैं कि लो प्रेशर अप्लाई करा था डिस्चार्ज ट्यूब पे, जो कि ग्लास से बनी हुई थी,
एंड ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब में यहाँ पे हमने देखा मेटल प्लेट्स थी, ठीक है, जो कि कनेक्ट थी हाई वोल्टेज सप्लाई से। अब जो इलेक्ट्रोड जो थी वो कनेक्टेड थी नेगेटिव वाले से, तो उसको हमने कैथोड बोला था, पॉजिटिव वाले को एनोड बोला है हमने, ठीक है। और यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट के दौरान इन्होंने फाउंड किया एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसको इन्होंने कैथोड रे बोला, जो कि ऑरिजिनेट हो रही थी फ्रॉम द कैथोड, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को हमने इलेक्ट्रॉन बोला, ठीक है। सारी चीज़ें इसे हैं। लास्ट में ये चीज़ ज़रूर लिख के आओगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि हमने एक्चुअली फाउंड क्या किया है, इलेक्ट्रॉन है क्या, उसका चार्ज क्या है, उसका मास क्या है। तो इसका यहाँ पे चार्ज कितना है बच्चे, चार्ज जो है यहाँ पर इसका है बच्चे माइनस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो -1.6, यहाँ पे पॉइंट लगा लेना बीच में, 1.6, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब विथ कूलम्ब आप बताओगे, है ना। इसको डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल इसे डिनोट करते हैं। इसका मास कितना है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। और एक और चीज़ कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास जो है समटाइम -1 ले लेते हैं, तो -1 कैसे ले सकते हैं, क्योंकि इसका चार्ज बहुत ज़्यादा छोटा है बच्चों, तो हम इसको रिलेटिव चार्ज में कंसीडर कर सकते हैं -1, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा -1 है ना। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ये सारी चीज़ें आपको लिख के आने पड़ेंगी अगर आपसे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा जाए तो। अच्छा चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। तो हमने अभी इलेक्ट्रॉन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, उसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ लिया है, और मैंने आपको अभी बताया कि एटम हमारा जो है वो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। तो यहाँ पर एटम के पास कुछ ना कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, जिससे यहाँ पे बैलेंस हो जाए हमारा नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पर इसी से यहाँ पे बेसिस निकला किसका, डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से गोल्डस्टीन ने यहाँ पर डिस्कवरी की यहाँ पर न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल की, विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन। नाउ सी, यहाँ पर इन्होंने डिस्कवरी जो करी थी वो न्यू रेडिएशंस की करी थी, विच इज़ आर कैनाल रेज और एनोड रेज। बच्चे जब यहाँ पे हमारे पास हमने यहाँ पे डायग्राम देखा, जब हम जे थॉमसन ने यहाँ पे अपना कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करा था, तो उसका कैथोड रे इसीलिए बोला था क्योंकि वो कैथोड से निकल रही थी, है ना। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं एनोड रेज या कैनाल रेज, हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये एनोड से निकल रही है, ठीक है, सिंपल बात है ना। तो इसको हम बेसिक से भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पर हुआ क्या होगा, सिमिलर चीज़ है, सारी चीज़ें सिमिलर है कि यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्या किया होगा, हाई वोल्टेज लगाई गई होगी, लो प्रेशर रखा होगा, डिस्चार्ज ट्यूब में ही ये हुआ था विद अ पोरस कैथोड, सो दैट यहाँ पे अगर पार्टिकल आए तो वो यहाँ पे इस बार कहाँ पे लगाई गई होगी, फ्लोरेसेंस की फिल्म जो है वो इलेक्ट्रोड के पीछे, कैथोड के पीछे लगाई होगी। अब कैथोड के पीछे लगाई होगी तो एनोड से जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल आ रहे थे, तो वो यहाँ पर कौन से पार्टिकल थे, पॉजिटिवली चार्ज थे, तो वो यहाँ पर जब बम्बार्ड हो रहे होंगे तो वो यहाँ पे फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हो रही होगी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर इसी से हमारी एनोड रेज की डिस्कवरी हुई, और इसी से हमें पता चला कि यहाँ पे एक और सब एटॉमिक पार्टिकल है, वो जो है वो हमारा है प्रोटॉन, ठीक है। अब प्रोटॉन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं बच्चे, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक्स हैं यहाँ पे प्रिंटिंग में इसमें मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे कितना चार्ज प्रेजेंट होता है, कितना मास होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। तो आप ये चीज़ें इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड करके हेयर लिख लेंगे कि यहाँ पर मास जो है यहाँ पर कितना होता है, यहाँ पे प्रोटॉन का वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पे ऊपर लिखा भी है। अब मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 2000 टाइम्स है एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो मास ऑफ द प्रोटॉन इज टेकन एज अ 1 यूनिट एंड इट्स चार्ज इज +1। सी देखो, तो जो चार्ज है यहाँ पर, जो चार्ज तो हमारा सेम है पर वो प्लस में आ जाएगा, है ना, प्लस यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इसको अप्रॉक्सीमेटली हम यहाँ पे +1 मानेंगे, ठीक है, ये +1 है बच्चे, यहाँ पे मैं कह रही हूँ। तो ये जब आपको मैं पीपीटी प्रोवाइड करूँगी तो बिल्कुल करेक्शन के साथ प्रोवाइड हो जाएगी। इट सीम्स दैट एन एटम इज कम्पोज्ड ऑफ ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्ज, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों को बैलेंस आउट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आगे बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना। तो अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक बैलेंस आउट करने के लिए कि एक्चुअली में यहाँ पर एटम किस तरीके से
होगा तो उसको एक्सप्लेन करा होगा, किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होगा। तो अलग अलग यहाँ पे साइंटिस्ट ने अपने अपने नाम से एक मॉडल दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थॉमसन मॉडल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रदरफोर्ड, फिर उसके बाद बोहर का मॉडल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम देख रहे हैं। तो डाल्टन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर एटम को डिवाइड कर ही नहीं सकते थे। तो यहाँ पर जब दो फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, विच इज़ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इनसाइड द एटम, तो यहाँ से लेड टू द फेलियर ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द डाल्टन थ्योरी। ऑब्वियसली डाल्टन के अकॉर्डिंग हम नहीं उसको ब्रेक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है तो उनकी थ्योरी फेल होगी, है ना। टू नो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विद इन एन एटम, मैनी साइंटिस्ट प्रपोज द वेरियस एटॉमिक मॉडल्स। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम को बताना क्यों ज़रूरी था, ये उसका आंसर है कि क्यों एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डाल्टन ने बोला कि वो इंडिविजुअल नहीं है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे सब एटॉमिक पार्टिकल्स में यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो ये ज़रूरी हो गया। अब हम इसका अरेंजमेंट देख रहे हैं। सबसे पहले थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। J.J. Thomson was the first scientist to propose the model of the structure of atom. Please notate this. Okay, तो थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम was similar to that of the क्रिसमस पुडिंग, ठीक है। तो क्रिसमस पुडिंग किसी ने खाई होगी, नहीं खाया होगा तो ऑब्वियस सी बात है, वाटरमेलन तो खाया होगा। तो यहाँ पे इन्होंने किस तरीके से इसमें अरेंजमेंट बताई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पुडिंग की, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन इन एन स्फीयर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज वाज लाइक द करेंट्स ड्राई फ्रूट्स इन एन स्पेरिकल क्रिसमस पुडिंग, ठीक है। तो ऐसे समझो कि बहुत बड़ा हमारा केक है जो हम घर पे किसी चीज़ से बना रहे हैं, उसमें हम जहाँ जहाँ ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं वो हमारा क्या है, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, और जो हमारा स्पेस बाकी चीज़ से बना हुआ है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है ना। इस वे में यहाँ पे इन्होंने इस पुडिंग वाले एग्जाम्पल से समझाया। सेकंड जो है हम वाटरमेलन से समझ ही जाएंगे। इट कंपोज ऑफ ए वाटरमेलन इन विच द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज स्प्रेड ऑल ओवर लाइक अ रेड एडिबल पार्ट, ठीक है। जो रेड हम खाते हैं वो पॉजिटिव हो गया, वाइल द इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, एम्बेडेड इन द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर लाइक द सीड्स इन द वाटरमेलन, ठीक है। सिंपल है, सबसे सिंपल मॉडल है, इसको कुछ भी याद नहीं करना है, वाटरमेलन एंड पुडिंग, दैट्स इट। बट द क्वेश्चन वाज अराइज फ्रॉम, बच्चे यहाँ पे डेफिनेटली आप एक मॉडल में से यहाँ पे लिमिटेशंस पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या एक ना एक मॉडल से आपका एक फीचर्स पे क्वेश्चन बन सकता है कि इस मॉडल के पोस्टुलेट बताइए, इस मॉडल के फीचर बताइए, ठीक है। और लिमिटेशंस तो डेफिनेटली यहाँ पे आती ही हैं, है ना। आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगी, ये क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है, ठीक है। देखो यहाँ पहला क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स, इनकी पहली पोस्टुलेट क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पे एम्बेडेड हैं इन द स्पेयर्स ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, देयरफॉर द एटम इज अ होल एज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। द मास ऑफ एन एटम इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द एटम। तो जो मास है एटम का वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है थ्रू आउट दी एटम। ये तीनों पार्ट हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब देखो यहाँ पे लिमिटेशंस विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, बच्चे यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेटली 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही सकता है। अब लिमिटेशंस क्या है यहाँ पर, देखो लिमिटेशंस पहली तो है कि J.J. थॉमसन यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाए स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, दैट हाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कुड रिमेन सो क्लोज टुगेदर, ठीक है। J.J. Thomson model could not explain his experiment result of the other scientists such as Rutherford, as there is no nucleus in the atomic model proposed by the Thomson। तो थॉमसन ने यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि किस तरीके से ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इतने पास है ना, अच्छे से हैं, स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाया उन्होंने। और सेकंड चीज़ जो कि आगे रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में या फर्दर जो अदर साइंटिस्ट ने बताया कि ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, वो चीज़ें तो यहाँ पर हमारे पास है ही नहीं J.J. थॉमसन ने। पर कोई बात नहीं, इन्होंने पहली कोशिश करी, इसलिए इनका मॉडल आज भी हम पढ़ रहे हैं, है ना। आगे हम बात कर रहे हैं रदरफोर्ड मॉडल की, ठीक है। तो अर्नस्ट रदरफोर्ड डिजाइन्ड एन एक्सपेरिमेंट टू नो हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एटम, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर एक मॉडल दिया कि किस तरीके से एटम्स में यहाँ पे हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स, और किस तरीके से उन्होंने डिस्कवरी करी। इनका जो मॉडल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, है ना। क्वेश्चंस आते हैं, इनके पोस्टुलेट्स पूछे जाते हैं, है ना। ही बॉम्बार्डेड फास्ट मूविंग पार्टिकल्स, वो भी अल्फ़ा पार्टिकल्स। अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं बच्चे, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। दीज आर द डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस हैविंग अ मास ऑफ 4u, ठीक है, ऑन अ थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल, है ना।
अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे इन्होंने गोल्ड फॉइल ही क्यों सिलेक्ट करी। ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड अ लेयर थिन एज थिन एज पॉसिबल। ठीक है, दिस गोल्ड फॉइल वाज अबाउट 1000 एटम्स थिक। ठीक है, अब यहाँ पर ये आप एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हो। 2 मार्क्स के, एक मार्क्स के क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। व्हाट इज़ अल्फा पार्टिकल एंड क्यों उन्होंने सिर्फ गोल्ड फॉइल ही यूज़ करी, है ना। अब यहाँ पे क्या क्या ऑब्जर्वेशंस उन्होंने देखी। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल, अब उन्होंने बम्बार्ड कराया, देखो डायग्राम्स है हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने सोर्स रख लिया, रेडियम सोर्स ऑफ ए अल्फा पार्टिकल। फिर उन्होंने यहाँ पे बीम इससे प्रोड्यूस करी, तो यहाँ पर क्या हुआ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ल्यूमिनेसेंस फ्लोरोसेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टू डिटेक्ट दिस स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल, है ना। यहाँ पे बीच में एक थिन सी गोल्ड की फॉइल लगी है ना। क्लोजअप कर देती हूँ मैं यहाँ पर, है ना। मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल वॉज स्ट्रेट, सीधे पास हो गए। फिर उसके बाद कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्लाइटली डिफ्लेक्टेड हुए। अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल वॉज सिग्निफिकेंटली डिफ्लेक्टेड, मतलब कि एकदम से 180 डिग्री के एंगल पे वो बहुत ज़्यादा कम हुए थे। अब यहाँ पर देखो, ये जो है, ये मैंने आपको इमेज लिए समझाने के लिए। तो ये इनलार्ज क्रॉस सेक्शन है, आप देख रहे हो बहुत सारे एरो सीधे जा रहे हैं, मतलब कि बहुत सारे एरो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल गए हैं। जो ये पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है, मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास आउट स्ट्रेट थ्रू दी फॉइल। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। सेकेंड, अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड। ठीक है, अब डिफ्लेक्ट क्यों है, आपको ये क्यों है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है। अब पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूक्लियस भी इन्होंने डिस्कवर करा, तो न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है। अब जब पॉजिटिव मिलेंगे तो थोड़ा तो डिफ्लेक्शन से होगा ही। ठीक है, और ये एरो निकल रहे हैं तो ये थोड़ा दूर है न्यूक्लियस से, और जो न्यूक्लियस के पास से निकलेंगे, ठीक है, कोई सेम अगर आप नॉर्थ पोल रख दोगे तो वो डिफ्लेक्ट होगा ना, है ना। इसी तरीके से समझो। आप यहाँ पर कुछ जो पार्टिकल्स हैं जो ज़्यादा टकरा गए अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से, तो वो एक एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ तो एकदम से बैक ही डिफ्लेक्ट हुए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कम थे, है ना। चलिए, अब यहाँ पर थ्योरी में सारे पॉइंट्स बस यही लिखे हैं। तो यहाँ पे एक टिप है कि बच्चे आप बस मॉडल को अच्छे से एक बार इमेज से देख लो, उसकी प्रैक्टिस कर लो, सारे पॉइंट्स तो आप खुद ही बना के लिख दोगे। जैसे कि मोस्ट ऑफ दी फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू दी गोल्ड फॉइल। ठीक है, सीधे ही निकल गए थे। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय द स्मॉल एंगल्स, कम एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे। अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल 1 आउट ऑफ 12,000। ठीक है, तो नंबर देख रहे हो, एक पार्टिकल 12,000 में से अपीयर टॉर बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, मतलब कि उसमें से वो क्या है 180 डिग्री के, मतलब एकदम बैकआउट यहाँ पे डिफ्लेक्ट हुआ होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड कंक्लूडेड, पहली चीज़, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स pass through the gold foil without getting deflected. Second, a very few particles were deflected from their path, indicating that the positive charge of the atom occupies a very little space. ठीक है, तो बहुत ही कम ही डिफ्लेक्ट हुए थे, है ना। तो कम डिफ्लेक्ट हुए थे तो मतलब उन्होंने समझा कि पॉजिटिव चार्ज तो है, कुछ डिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज तो है अंदर। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये समझा कि बहुत ही कम पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए, मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत छोटी सी स्पेस में, ठीक है, जब पार्टिकल उसके पास, वो पॉजिटिव चार्ज के पास जा भी रहा है तो वो यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रहा है, कम ही डिफ्लेक्ट हुए थे। तो यहाँ पर वो समझ गए कि यहाँ पर बहुत कम जगह पे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि ज़्यादा स्पेस खाली है ना। ऐसे एटम इस तरीके से उन्होंने डिफाइन करा था। आई होप सो ये मॉडल मैंने अच्छे से क्लियर करा दिया है। कुछ फीचर्स हैं इसके, तो यहाँ पे फीचर्स क्या हैं, फीचर्स की बात हम कर ही चुके हैं कि यहाँ पर इन्होंने पाया कि यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। किसके सेंटर में प्रेजेंट है? एटम के सेंटर में प्रेजेंट है, जहाँ पर पूरे एटम का मास वहीं पे रेजिड्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज है, एक कैरेक्टरिस्टिक है न्यूक्लियस की। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर है, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, वो सर्कुलर पाथ में। अब यहाँ पर इसी से इनकी क्या आ गई, लिमिटेशंस बन गई। अब लिमिटेशंस क्या बन गई, इन्होंने कहा कि सर्कुलर पाथ में यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे अराउंड द न्यूक्लियस। अब यहाँ पर अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो नीड टू गो अंडरगो एक्सेलरेशन, देयरफॉर इट वुड रेडिएट एनर्जी। अगर एनर्जी रेडिएट होगी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी लूज़ कर देगा और फाइनली वो है न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा।
है ना। इफ़ दिस वर सो, अगर ये हुआ होता तो यहाँ पर एटम जो है वो हाईली अनस्टेबल हो जाता, जिससे जो मैटर है वुड नॉट बी एग्जिस्ट। हम एग्जिस्ट ही नहीं करते, मैटर ही एग्जिस्ट नहीं करता, एटम्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। पर हम तो जानते हैं मैटर तो एग्जिस्ट करता है, हम लोग तो हैं। इट मीन्स दैट द एटम आर क्वाइट स्टेबल, वो स्टेबल है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, ठीक है। व्हेन द चार्ज इलेक्ट्रॉन आर मूविंग अंडर द एट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। तो यहाँ पर इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। किस तरीके से, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सराउंडिवली सर्कुलर पाथ में हो रहा होगा तो अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा सब कुछ। अब रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन ऑफ द एटम। इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, स्टेबिलिटी नहीं बताई, तो 2 यहाँ पे डिसएडवांटेज हो गए। फिर यहाँ पे अल्टीमेटली आया बोर मॉडल ऑफ द एटम। अब टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन रेज्ड अगेंस्ट द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम, नील बोर पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट अबाउट द मॉडल ऑफ द एटम, ठीक है। जो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो नील बोर ने एक्सप्लेन करा है। तो यहाँ पर इनके पोस्टुलेट्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं बच्चों। इन्होंने यहाँ पर पहला जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फीचर्स हम इसके पढ़ रहे हैं मॉडल्स के, तो सबसे पहले इन्होंने ये तो क्लियर कर दिया कि यहाँ पर एटम्स जो हैं वो सर्कुलर पाथ में घूम तो रहे हैं, रिवॉल्व तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक डिस्क्रीट ऑर्बिट है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं ना सर्टेन परमिसिबल ऑर्बिट्स एंड नॉट जस्ट इन एनी ऑर्बिट, ठीक है। तो उनकी खुद की एक ऑर्बिट है। अब जो ऑर्बिट है, जो ये ऑर्बिट की बात करें, उनकी एक सर्टेन वैल्यू ऑफ द एनर्जी, सर्टेन वैल्यू है ऑफ एनर्जी वैल्यूज़। ये जो ऑर्बिट्स हैं उसको हम एनर्जी शेल्स बोलते हैं या एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो है यहाँ पे ऑर्बिट की वो फिक्स्ड है, तो इसको हम स्टेशनरी स्टेट भी बोल देते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस, अब इन्होंने इसका नामकरण भी करा है 1 2 3 4, है ना, इन से आउट तक या अल्फ़ाबेट्स में KLMN। तो जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है फर्स्ट एनर्जी लेवल में, उसकी लोवेस्ट एनर्जी होगी एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ जब हम आउट मूव करेंगे। तो अगर मैं जैसे बात करूँ तो K की यहाँ पे सबसे कम एनर्जी होगी L से, ठीक है। फिर यहाँ पे M और N, ठीक है। ये मैं एनर्जी का ऑर्डर बता रही हूँ, ठीक है, ये एनर्जी का ऑर्डर है। अब यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट था जो मैंने अभी आपको एनर्जी का ऑर्डर बताया। और इन्होंने फिर कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एज लॉन्ग एज रिमेन्स एज सेम एज लॉन्ग एज इज दी रिमेन्स एज ए डिस्क्रीट ऑर्बिट एंड इट डज नॉट रेडिएट एनर्जी वाइल रिवॉल्विंग। तो कोई भी एनर्जी यहाँ पर रेडिएट नहीं होगी, जैसे कि यहाँ पर रदरफोर्ड की डिसएडवांटेज ही यही बन गई कि एनर्जी रेडिएट होती तो अल्टीमेटली वो कोलैप्स हो जाएगा इनटू द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो इन्होंने इससे अच्छे से एक्सप्लेन करा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड टू एन इलेक्ट्रॉन, तो इट वुड अंडरगो हायर एनर्जी लेवल्स एंड एन इलेक्ट्रॉन फेल्स टू लोअर इट्स एनर्जी लेवल व्हेन इट रेडियस एनर्जी, मतलब एनर्जी जो है हमारी आउटवर्ड्स निकलेगी, ओके। तो यहाँ पर ये देख रहे हो आप, जैसे कि यहाँ पे शेल्स भी बताए हैं, हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, L में 8, M 18, N शेल 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ओके। सो आई होप सो ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अब बात करते हैं आगे न्यूट्रॉन्स की। सी देखो, न्यूट्रॉन्स भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि यहाँ पे जेम्स चैडविक ने यहाँ पे डिस्कवर किया था, है ना। इन 1932 इट वाज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल एंड न्यूट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल एंड आर हैवी एज प्रोटॉन्स। तो देयरफॉर उसका मास जो है वो अराउंड दी सेम हैज़ दैट ऑफ द प्रोटॉन विच इज़ 1.6 approximately into 10 raised to power minus 27 kg, which is equal to that of the proton. So जो neutrons है जो present है nucleus में of an atom except the hydrogen, the mass of the atom is given by the sum of the masses of the protons and the neutrons present in the nucleus. I hope ये समझ आ गया होगा कि आपको कि जो मास है एटम का वो सम ऑफ द मासेस है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का इन द न्यूक्लियस, एज बिकॉज यहाँ पे मास जो है इलेक्ट्रॉन का वो तो ना के बराबर ही है, ओके। अब बढ़ते हैं आगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ मैं बहुत क्लियर वे में समझा देती हूँ। सी तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा है, आई थिंक मैं आपको खुद ही बताऊँगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट ऑर्बिट्स में, ठीक है। तो बोर और
यहाँ पे बरी ने ये यहाँ पे दिया था, ये भी साइंटिस्ट का नाम है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम इज सजेस्टेड बाय बोर एंड बरी। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो हमें यहाँ पे फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला जो रूल है जो आप लिखोगे कि यहाँ पर जो पहला पॉइंट आप मैं जो बता रही हूँ आपको वो ये है कि यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी शेल इज़ गिवन बाय 2n²। ठीक है, और जहाँ पर ये n जो है हमारा क्या है, वो है हमारे पास ऑर्बिट का नंबर, ऑर्बिट नंबर। अब मैं आपको बता रही हूँ जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द के शेल है ना, अगर मैं बात करूँ के शेल की, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द के शेल, तो यहाँ पर के हम जानते हैं 2 × 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है, 1 है ना, अल्फ़ाबेटिकली और न्यूमेरिकली भी हमने देखा था इसको। और एल क्या है, एल शेल आप देखोगे तो एल शेल में आप सिंस ये 2 पे प्रेजेंट है तो 2 × 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा 8। तो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है जो एल शेल में यहाँ पे एकोमोडेट हो सकते हैं वो 8 हो सकते हैं। ठीक है, और थर्ड जो है हमारे पास वो क्या है एम शेल है, फिर उसके बाद एन शेल है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, वही चीज़ हमें करनी है। 2 × 3 का स्क्वायर विच इज़ 9 × 2 विच इज़ 18। ओके, 2 × 4 का स्क्वायर ना 4 कैसे 16, 16 × 2 32 है ना, और यहीं पे बात नहीं रुक जाती है, एंड सो ऑन। ठीक है, आई होप सो ये पहला पॉइंट समझ में आया कि हमने किस तरीके से यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शेल्स में फिल किए जाते हैं, कितने मैक्सिमम फिल हो सकते हैं। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट हम देख रहे हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, द मैक्सिमम नंबर लिखेंगे आप, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना जो कि आउटर मोस्ट शेल में एकोमोडेट हो सकते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल में हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, इज़ 8। ठीक है, अच्छा थर्ड पॉइंट हम लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल, जब तक कि हमारे पास, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम इनर शेल जो होगी हमारे पास, इनर जो शेल होगी वो पहले फिल्ड होगी है ना, तो मैं लिख देती हूँ फर्स्ट फिल्ड। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे अदर शेल जो होंगी वो फिल होंगी। ठीक है, फिल किससे हो रही हैं, इलेक्ट्रॉन से। देखो बच्चों ये मैं अपने भाषा में लिखवा रही हूँ ताकि आपको याद रहे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझ में आया कितना, हम 2n² का फॉर्मूला पहले पॉइंट में याद करो। सेकंड में हमने क्या करा कि आउटर मोस्ट शेल में 8 होने चाहिए। थर्ड पॉइंट में हमने क्या करा, ये पहले इनर की फिलिंग होनी चाहिए, देन उसके बाद आउटर की होगी। तो यही सब मैंने यहाँ पे आपके पास लिख रखा है बच्चे। तो ये अब आई होप ये समझ, अगर ये आपने पढ़ लिया तो आई होप ये सारी चीज़ें मैंने आपको लिख दी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितना यहाँ पर फॉर्मूला दे रखा है, यहाँ पे इस तरीके से उन्होंने कैलकुलेशन कर रखी है, और कितने एकोमोडेट हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। और यहाँ पे इनर शेल जो है तब पहले फिल होगी, देन बाकी के स्टेप वाइज मैनर में फिल होंगे। ओके, ठीक है, अब वैलेंसी की बात करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम आर नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। देखो आउटर मोस्ट शेल है, अगर ये मैंने शेल बना ली तो यहाँ पर ये एक यहाँ पर जैसे कि मैं आपके पास यहाँ पे जाऊँ, ठीक है, अगर ये आउटर मोस्ट शेल है सपोज करो, तो इसको हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, वैलेंस शेल। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये फंडा याद रखोगे जो भी आउटर मोस्ट शेल होगी है ना। अब वैलेंसी हम कैसे देखते हैं, ये देखते हैं, पहले समझते हैं, फंडा समझ लेते हैं। तो ये गवर्न द केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जैसे जैसे वैलेंसी अगर सेम होगी एलिमेंट्स की तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम हो जाएंगी, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसकी। द एटम ऑफ द एलिमेंट हैविंग फिल्ड कंप्लीटली आउटर मोस्ट शेल मीन्स दे हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन शो लिटिल केमिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो जिनके पास ऑलरेडी फुल्ली फिल्ड अगर यहाँ पे शेल्स होंगी, अब तो ये यहाँ पे कैसे होंगे, इनर्ट होंगे। ठीक है, तो जिनके यहाँ पे आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ पे इनर्ट एलिमेंट्स होंगे, उनकी वैलेंसी 0 होगी। ये जो इनर्ट एलिमेंट्स होंगे जैसे कि हीलियम हो गया, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, एंड ऑल अदर एलिमेंट्स हैव एटम्स विद 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर मोस्ट शेल। जैसे कि हमारे पास आर्गन हो गया, नियॉन हो गया। ठीक है, तो इन सारे जो इनर्ट एलिमेंट्स हैं हमारे, वो सारे यहाँ पर उनकी वैलेंसी 0 होती है।
ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं वैलेंसीज ऑफ दी सम ग्रुप्स आर डिस्क्राइब्ड। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया हमारे पास, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। इन सब में यहाँ पर अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखोगे वैलेंस शेल में, तो वो यहाँ पर कितना है, 1 है। जैसे कि अगर मैं आपको सपोज़ कराऊँ, ठीक है, लाइक मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ समझा देती हूँ इम्पॉर्टेंटली, कि जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर लिया अपने पास लिथियम, ठीक है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे, 3 होता है। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूँगी तो कैसे लिखूँगी, K और L में कितना होगा, M और N, ठीक है। तो K में हो गया 2, N में हो गया 1। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ पे इसकी शेल ड्रॉ करी, तो शेल मैं ड्रॉ करूँगी यहाँ पे K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर फर्दर मैंने यहाँ पे अच्छे से बना ही देती हूँ, तो यहाँ पर इस तरीके से 2 शेल्स होंगे, है ना। अगर यहाँ पे इस पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये यहाँ पे कब ज़्यादा स्टेबल रहेगा बच्चे, जब ये यहाँ पे एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। स्टेबल तो तब रहेगा जब यहाँ पे या तो आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हो। पर ये जो मैंने केस बताया वो के शेल के लिए अप्लाई नहीं होता है, जैसे हमारे पास लिथियम का केस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में जितने होने चाहिए जो इसको स्टेबल बनाएंगे वो 2 होंगे। तो ये यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके यहाँ पर ईजिली स्टेबल बन सकता है, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। ओके, आई होप सो ये भी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब कुछ जैसे कि हमारे पास अदर एलिमेंट होते हैं, जैसे कि कार्बन हो गया, ठीक है। तो कार्बन हो गया यहाँ पर, अब कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6, ठीक है। तो 6 जब एटॉमिक नंबर है, अगर मैं कार्बन की बात कर रही हूँ, यहाँ पर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। अब कार्बन की अगर मैं बात कर रही हूँ तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो KLMN, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर 2, ठीक है, और यहाँ पर कितना आ गया, 4। अब इस केस में क्या करेगा, ये 4 लूज़ करेगा या 4 गेन करेगा, इस केस में यहाँ पे होगी शेयरिंग, ठीक है, इस केस में यहाँ पे होगी शेयरिंग। ओके, आई होप सो ये कंसेप्ट आपको समझ आ रहे होंगे। अब यहाँ पे देखो, ये कुछ टर्म्स हैं, ये आपको अच्छे से समझ आएंगे। जो यहाँ पर ये सब मैंने आपको बताया, ये सारे एलिमेंट्स जो आपको बताए, इनके आउटर मोस्ट शेल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ईच वन ऑफ देम कैन लूज़ 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल, तो यहाँ पे इनकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, है ना। अब जैसे सोडियम का केस है, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, वो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे, 11 होता है। अब 11 होता है तो यहाँ पर इसकी जो यहाँ पे KLMN, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 281 होगा, तो M से ये ईजिली 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा और स्टेबल बन जाएगा, उसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। अब वैलेंसी मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरिलियम की कितनी है, 2, बिकॉज ऑल हैव 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये दोनों के दोनों यहाँ पे लूज़ कर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स टू मेक द ऑक्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, तो यहाँ पे ये स्टेबल हो जाएंगे। द वैलेंसी ऑफ द बोरॉन एंड एल्यूमिनियम इज 3 बिकॉज each has 3 valence electron. The valency of a carbon and silicon is 4 because each has a 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जितने आउटर मोस्ट शेल में होंगी, लूज़ करेंगे, शेयर करेंगे, वो यहाँ पे इनकी वैलेंसी बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर और भी केसेस हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ, एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है, तो आई होप सो आप प्रिपेयर रहोगे उसके लिए। अगर मैंने एग्जांपल ले लिया, जैसे ऑक्सीजन हो गया हमारे पास या सल्फ़र हो गया, इस केस में क्या है, इस केस में जैसे कि ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लूँ, तो O के पास हमारे पास कितना इसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है, हमें पता है। तो 8 के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे शेल्स फिल करूँगी तो यहाँ पे होगा 2 and 6। अब इस केस में यहाँ पे L शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। अब आप क्या सोच रहे हो, क्या यहाँ पे वैलेंसी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, इसकी 6 हो जाएगी? नहीं, यहाँ पर गेन और लूज़ की बात हो रही है कि कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, लूज़ हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं, वो यहाँ पे इसकी वैलेंसी डिसाइड करेगा। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे वैलेंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हम वो देखेंगे 8 माइनस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो वैलेंसी अगर मैं देखूँगी तो वैलेंसी जो होगी वो होगी 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे आप करो, खुद इसको सॉल्व करोगे, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, तो वैलेंसी हमारी कितनी आ गई बच्चे, 2 आ गई वैलेंसी। समझ आ गई बात। तो अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो फॉर दी नॉन मेटल्स यहाँ पे क्या होगा, हम वैलेंसी 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन करेंगे, और मेटल्स के लिए जो हमारी वैलेंसी है वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से डिसाइड होगी, ठीक है। तो ये आप समझ आ गया।
जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन का एग्जांपल लेके आपको समझा दिया। सिमिलरली केस हमारे पास किसका आ सकता है, फ्लोरीन का आ सकता है, क्लोरीन का आ सकता है ना। तो ये जो हमारे हेलोजन ग्रुप है उसमें आ सकता है। अब उसमें इस केस में क्या होगा, अगर मैंने मान लिया सपोज़ करो कि मैंने यहाँ पे कोई और एटम ले लिया, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लोरीन ले लिया। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अब 17 को अगर आप फिल करोगे तो KLMN, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 287 आ जाएगा। अब इस केस में आप सिमिलरली वही फॉर्मूला लगा दोगे या फिर एक इलेक्ट्रॉन गेन करा के आपको पता है बात बन रही है, स्टेबल हो रहा है, तो वो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अच्छे से लिखना है एग्ज़ाम में, पूरे मार्क्स गंवाना नहीं है, तो ये भी लिख सकते हो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना होगा 8 - 7 = 1, ठीक है ना। वैलेंसी समझ आई, कंसेप्ट समझ आ गया बच्चों। आपके मार्क्स नहीं कटेंगे बच्चे, आप टेंशन मत लो। अगर आप ये वीडियो कैसी लग रही है वो भी मुझे आप कमेंट में बता देना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे एटॉमिक नंबर और मास नंबर के कंसेप्ट पे। बहुत ईजी टॉपिक है ये। एटॉमिक नंबर क्या होता है। अब एटॉमिक नंबर जैसे हर एक एलिमेंट का डिफाइंड होता है। जैसे मैंने बोला सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11। तो एक्चुअली में एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम यहाँ पे एटॉमिक नंबर बोल रहे हैं। ऑल द एटम of the same element have the same number of a proton in their nuclei, hence they have the same atomic number। देखो जितने भी एटम्स होते हैं ऑफ द सेम एलिमेंट उनके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। अगर जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं हीलियम का, एग्जांपल से यहाँ पे आप नोट करेंगे, जब भी आपसे एटॉमिक नंबर या मास नंबर पूछे तो प्लीज़ उसमें इंक्लूड करेंगे आप यहाँ पर एग्जांपल। जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, है ना, इसका मास नंबर कितना होता है 4। तो यहाँ पे हम जब एक्सप्रेशन देते हैं अपना, तो यहाँ पे जनरल एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से होता है। ए से डिनोट करते हैं हम यहाँ पे मास नंबर को, तो ये हमारा मास नंबर है, और यहाँ पे जेड से डिनोट कर दिया है मैंने यहाँ पे एटॉमिक नंबर को, ठीक है। ये चीज़ समझ आई। अब यहाँ पे देखो, जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ लिथियम का। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3 और मास नंबर कितना होता है 7, ठीक है। तो ये दोनों में आप एग्जाम्पल इंक्लूड कर सकते हो। अब मास नंबर क्या होता है सम ऑफ द नंबर ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के हम न्यूक्लियस बोलते हैं। मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं, तो ए इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर मैंने बोला कि आपसे यहाँ पर निकालो न्यूट्रॉन का नंबर, तो आप निकाल सकते हो a - b करके। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैंने बोला प्रोटॉन का नंबर निकालो, तो आप निकाल सकते हो a - n करके, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेज हैं, याद रखने हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। इससे डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन बनता है। अभी आगे हम बात करते हैं, तो हम आइसोटोप्स की बात कर रहे थे। आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। तो सेम एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट मास नंबर होता है। अब जैसे 3 आइसोटोप्स मैंने हाइड्रोजन के ले लिए, जैसे प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम। अब इन तीनों के यहाँ पे क्या होते हैं सेम होते हैं एटॉमिक नंबर। जैसे कि प्रोटियम की बात करूँ, शॉर्ट में लिख रही हूँ, तो यहाँ पे सेम एटॉमिक नंबर होगा, चाहे प्रोटियम की बात करें, है ना, या ड्यूटियम की बात करें यहाँ पर, या फिर ट्रिटियम की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेम होगा। डिफरेंस कहाँ पे होगा इनके मास नंबर पे, 1, 2 एंड 3। तो सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। समझ आ गई बात। आइसोटोप्स पूछा जाए तो आइसोटोप के साथ एग्जांपल्स भी लिख के आओगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आइसोटोप्स हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट इन न्यूट्रॉन। प्लीज़ बच्चे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ना, इससे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। इट कैन बी सेड आइसोटोप्स हैव अ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का नंबर सेम रहेगा लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होगा। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, सिंपल सा लॉजिक है। देखो प्रोटॉन सेम है मतलब कि एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, पर न्यूट्रॉन डिफरेंट है, तो मास नंबर में हमारा न्यूट्रॉन भी तो इंक्लूडेड है, जबकि हमारे एटॉमिक नंबर में तो न्यूट्रॉन इंक्लूडेड नहीं है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट लार्जली डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल। जैसे कि मैंने आपको बताया था सेम नंबर ऑफ वैलेंसी रहेगी, तो वहाँ पे सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी, ठीक है। तो जो आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, वी नो दैट द मास ऑफ द आइसोटोप of elements are different since the physical property as a density, light scattering depending upon the mass, they are different in isotopes of the element, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। एप्लीकेशंस क्या है आइसोटोप्स की, है ना, इस पे भी 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। एन आइसोटोप ऑफ ए यूरेनियम विच इज़ U
235 इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, तो हम ये वाले आइसोटोप्स को विच इज़ यूरेनियम 233 को फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके, है ना। यूरेनियम 238 इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ द वेरी ओल्ड रॉक स्टैंड इवन द एज ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो इसको इसलिए यूज़ करते हैं। एन आइसोटोप ऑफ ए कोबाल्ट 60 इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर एंड कार्बन 14 इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ द ओल्ड स्पेसिमेन ऑफ द वुड एंड द ओल्ड living organism. And isotope of iodine which is 131 is used for the treatment of the goiter. यहाँ पे आइसोटोप के कंसेप्ट को समझने के बाद हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एवरेज एटॉमिक मास, क्योंकि उस कंसेप्ट की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी। ठीक है, तो अगर एक एलिमेंट जिसका कोई भी आइसोटोप नहीं होता है तो जो उसका खुद का एटम का जितना खुद का मास होता है वही उसका यहाँ पे मास कंसीडर किया जाता है, जो कि सम होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। ठीक है, लेकिन अगर एलिमेंट का आइसोटोपिक फॉर्म अकर हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एवरेज मास इंक्लूड करते हैं या कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि क्लोरीन का एग्जांपल हम आगे लेंगे, पहले यहाँ पे समझते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैसे लेते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्म में लिखा है, एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी। एटॉमिक मास ऑफ एन आइसोटोप 1 इंटू द परसेंटेज ऑफ द आइसोटोप 1 प्लस एटॉमिक मास ऑफ द आइसोटोप 2 इंटू द परसेंटेज ऑफ द आइसोटोप 2। ठीक है, एंड सो ऑन, जितने उसके आइसोटोप होंगे एक एलिमेंट के। ठीक है, देयरफॉर द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए क्लोरीन एटम कैन बी कैलकुलेटेड एज। अब यहाँ पे हम किसका एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पे 2 आइसोटोपिक फॉर्म ऑफ द क्लोरीन, एक का मास है 35U और एक का मास है 37U, अकर इन द रेशियो 3:1। अब 3:1 का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर परसेंटेज के फॉर्म में देखेंगे तो 75% एंड 25%, तो ये मेल के कंस्टिट्यूएंट हो रहा है, यहाँ पे 100%। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चे क्या करेंगे, सिंपली वे में हमने क्या करा, सबसे पहले एटॉमिक मास ऑफ दी आइसोटोप 1, तो एटॉमिक मास ले दिया मैंने। ठीक है, यू इसकी यूनिट होती है यहाँ पे, इनटू दी परसेंटेज ऑफ द आइसोटोप 1। परसेंटेज कितनी है, 75 है ना, तो 75% बोल रही हूँ तो नीचे डिवाइड में 100 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको लिख के भी बताऊँ तो जैसे 35.5 है इंटू 75 अपॉन 100 प्लस 37 इंटू 25 अपॉन 100। ठीक है, इस वे में लिखेंगे और हम जैसे ही इसको कैलकुलेट कर लेंगे बच्चे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा विच इज़ 35.5। ठीक है, तो क्लोरीन का हम यही यूज़ करते हैं। 35.5 इज़ नॉट द एटॉमिक मास ऑफ ए वन एटम, एक क्लोरीन के एटम का नहीं है, बट इट शोज दैट इट्स गिवन अमाउंट कंटेन बोथ द आइसोटोप, दोनों के आइसोटोप को यहाँ पे एवरेज मिला के यहाँ पे एटॉमिक मास जो बना है क्लोरीन का वो है 35.5U। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया। अगर आपको एग्जाम में भी 2-3 आइसोटोप्स का दे दिया जाए, सिंपलर वे में इस तरीके से कैलकुलेट कर लेना, बहुत ईजी है। ठीक है, अच्छा लास्ट कंसेप्ट रह गया आइसोबार्स का, वो भी समझ लेते हैं। देखो आइसोटोप और आइसोबार इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। अब आइसोबार जो है, बार ऐसे समझो भार, मतलब कि यहाँ पे एटॉमिक जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट होगा, और भार यानी कि ऐसे याद रखो मास नंबर। ठीक है, तो मास नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। आइसोबार्स एटम ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोबार। इतना याद रखो, सेम होगा मास नंबर, डिफरेंट क्या होगा, एटॉमिक नंबर। अब आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर एक फंडा है जो कि मैं आपसे पूछ रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे क्या डिफरेंट है, मास नंबर। अब यहाँ पे आइसोटोप्स में कंसेप्ट की बात है, आइसोटोप्स में क्या था, यहाँ पे नंबर ऑफ क्या डिफरेंट थे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट थे। जब न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे तो यहाँ पे मास नंबर भी डिफरेंट हो रहा था आइसोटोप्स में। अब इस कंसेप्ट में देखो बच्चे, यहाँ पर सी नंबर होता है न्यूक्लियॉन्स का, न्यूक्लियॉन्स यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सेम होगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट हो जाएंगे यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, कंसेप्ट को एग्जाम्पल से भी समझेंगे। सिंस आइसोबार्स हैव ए डिफरेंट एटॉमिक नंबर, अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक है, हमने देखा था कि जैसे एटॉमिक नंबर सेम है, अगर उनकी वैलेंसी सेम है तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। अगर ये सब डिफरेंट हो जाएगा तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो जाएंगी एज देयर
एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन डिफर। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल अगर आपका यहाँ पे आ जाए आइसोबार में, आप क्या लिख के आओगे, तो एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला आर्गन एंड कैल्शियम, दोनों का यहाँ पे क्या होता है, सेम होता है मास नंबर विच इज़ 40 एंड 40। ठीक है, लेकिन इनके एटॉमिक नंबर होते हैं डिफरेंट, है ना। अब आप खुद कैलकुलेट करके देखो बच्चे, यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेट करूँ कि कितना यहाँ पे हो रहा है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, अगर आप प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को देखोगे विच इज़ न्यूक्लियॉन्स आर सेम, बट यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको साफ साफ दिख रहे हैं डिफरेंट है या नहीं। प्रोटॉन क्या है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। अब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन ही डिफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो 18 और एटॉमिक नंबर ही डिफर कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एटॉमिक नंबर डिफर हो जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन का नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, है ना। और न्यूक्लियॉन्स का सेम नंबर है, तो ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियॉन्स का नंबर सेम है, तो वो क्या बनाता है, मास नंबर। अब मास नंबर बनाता है तो ये दोनों सेम है। समझ आ गई बात, बेसिक कंसेप्ट था। बच्चे आपको वीडियो कैसी लगी है मेरे को ज़रूर बताना, और अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हम इस सीरीज़ में कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। तो अब हम कर रहे हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द एनसीईआरटी विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं मेजरली। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर कैनाल रेस। अब कैनाल रेस हमने कहाँ पे देखी थी, जिन्हें हम एनोड रेस भी बोलते हैं, तो ये हमने देखी थी जब गोल्डस्टीन ने यहाँ पे प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी। सब कुछ सेम था, लेकिन इस बार यहाँ पे क्या हो रहा था, एनोड से रेज निकल रही थी। तो एनोड से जो रेज निकली थी वो थी हमारी कैनाल और एनोड रेस, जो कि पॉजिटिवली चार्ज रेस थी। ठीक है, एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रही थी इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, है ना, जब हमने हाई वोल्टेज लो प्रेशर अप्लाई किया था अक्रॉस दी इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। जब दोनों कंबाइन करेंगे तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि वो न्यूट्रल हो जाएगी, ना कि कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, देयरफॉर एन एटम कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन विल नॉट कैरी एनी चार्ज, थस इट विल बी न्यूट्रल एटम। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ द थॉम्सन मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज ए न्यूट्रल एज ए होल। ठीक है, तो मैंने कहा था थॉम्सन मॉडल से या रदरफोर्ड मॉडल्स या बोर्ड्स के मॉडल से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर आएगा। तो यहाँ पर और आइसोटोप्स और आइसोबार्स, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर थॉम्सन मॉडल ने बताया कि यहाँ पे एटम न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, ऑब्वियसली बात है वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो इन्होंने भी यही कहा था कि एटम जो है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, जिसमें कि यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, जिसमें कि जैसे उन्होंने प्लंग पुलिंग मॉडल बताया था, और साथ में दूसरा मॉडल कौन सा बताया था उन्होंने, वाटरमेलन मॉडल बताया था। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन करा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो यहाँ पे एटम में प्रेजेंट था। तो सब एटॉमिक पार्टिकल जो प्रेजेंट था वो हमारा था न्यूक्लियस। तो इन्होंने पूछा है विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में हम क्या जानते हैं, उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी, तो उन्होंने उसमें क्या कहा था कि यहाँ पर इसमें प्रोटॉन प्रेजेंट है, तभी तो यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रही थी हमारी यहाँ पे रेज। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, देयरफॉर द प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अ स्केच ऑफ वॉर मेडल ऑफ एन एटम विद द 3 शेल्स। अब 3 शेल्स कौन कौन सी होती हैं हम जानते हैं, यहाँ पे वैसे तो 4 शेल्स भी होती हैं, लेकिन उन्होंने 3 शेल्स पूछे, तो हम बताएंगे के शेल, एल और एम शेल। ठीक है, हमने इसके बारे में डिटेल में ऑलरेडी पढ़ लिया है, बस सिंपल सा बना देना, हमें कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर आ जाते हैं आगे 6th क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक would you be observation if the alpha particles scattering experiment is carried out using a foil of a atom rather other than gold। ठीक है, और सिंपलर क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पे एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है हमारा एग्जाम्पलर बुक में भी है, व्हाई डिड रदरफोर्ड सिलेक्ट अ गोल्ड फॉयल इन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर टिक लगाएंगे इंपॉर्टेंट वाला। ठीक है, एग्जाम में या टीचर भी तुमसे क्लास में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ सकता है, और एग्जाम में आ जाता है 2 नंबर में। अब यहाँ पे देखो,
आंसर क्या है इसका, ऐसे ही लिख के आना है। इफ़ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट यूजिंग अ फॉइल अदर देन द मेटल बाय रदरफोर्ड, देयर वुड बी नो चेंज इन दी ऑब्जर्वेशन। कोई खास चेंज नहीं आता ऑब्जर्वेशन में अगर कोई अदर मेटल यूज़ करते तो, सिंस अदर मेटल्स आर नॉट सो मेलिएबल, ठीक है, इतना मेलिएबल नहीं होते, मतलब इतना पतले, जब देखो ऐसे हम जब उसको बीट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पतली फॉइल बन जाती है गोल्ड की। तो हमें इस एक्सपेरिमेंट में जितनी पतली हो सके उतनी पतली फॉइल चाहिए। तो सो सच थिन फॉइल इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन विद अदर मेटल्स एज लाइक गोल्ड इज़ अ सिंपलर वन, है ना। इफ़ वी यूज़ अ थिक फॉइल तो मोर अल्फा पार्टिकल वुड बाउंस बैक एंड नो आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ ए पॉजिटिव मास इन द एटम। अगर ज़्यादा थिक हम यूज़ करते हैं तो वो वैसे ही बाउंस बैक हो जाएंगे, तो हमें आइडिया नहीं पड़ता, तो इसीलिए हम पतली फॉइल यूज़ कर रहे थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिस मीन्स एज द थिकनेस ऑफ द फॉइल इंक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ करेक्टनेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट डिक्रीजेस। जितनी मोटी फॉइल होती है उतना ही ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हमारा फेल होने के चांसेस ज़्यादा थे। तो यूज़ ऑफ गोल्ड इन दिस केस इज़ प्रेफर्ड, ओके। तो यहाँ पे मेन जो याद रखना है क्यों लिया, क्योंकि ये ज़्यादा मेलिएबल होता है, ठीक है। थिन फॉइल चाहिए थी बस उन्हें, ताकि हमें अच्छे से ऑब्जर्वेशन ले सकें। नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल इन एन एटम। तो यहाँ पे 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बच्चों वाला सवाल। अब आगे बढ़ते हैं। हीलियम एटम हैज़ एन एटॉमिक मास ऑफ 4u, ठीक है, हीलियम हमारे पास एटम है, उसके पास यहाँ पे एटॉमिक मास जो है वो है 4u, ओके। फिर क्या बोला है इन्होंने, एंड 2 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। तो यहाँ पे इन्होंने फर्दर बोला है कि 2 प्रोटॉन्स उसके न्यूक्लियस में हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन्स कितने हैं यहाँ पे 2। हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव। अब उसके पास न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। अब एटॉमिक मास जो है हमारा, इसको हम ए से डिनोट कर सकते हैं ना, तो ए से डिनोट कर सकते हैं। हमने एक्सप्रेशन क्या पढ़ा था कि एटॉमिक मास इज़ इक्वल टू प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कितना न्यूट्रॉन प्रेजेंट होगा, तो न्यूट्रॉन हम कह सकते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन अगर हमें चाहिए तो मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँगी तो ये माइनस में हो जाएगा, है ना, ए माइनस पी। तो यहाँ पर ये कितना आएगा। अब देखो हमारे पास ए है और पी है, तो न्यूट्रॉन कितना होगा 4 माइनस 2, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना हो गया 2। समझ आ गई बात। तो आंसर हमारा आ गया 2। सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 9। राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कार्बन एंड सोडियम एटम। अब यहाँ पे कार्बन का आप मुझे एटॉमिक नंबर बताओगे, तो यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अगर 6 होता है तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, अलग अलग शेल्स में KLMN, तो कैसे होगा 2 और 4, है ना। वहीं सोडियम की बात करें तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 11 होता है, ठीक है ना। प्लीज़ बच्चे शुरू के जो 20 एटॉमिक नंबर है ना एलिमेंट्स, उनके एटॉमिक नंबर याद कर लेना। अगर आपको चाहिए तो मैं टेबल्स भी प्रोवाइड कर दूँगी। एक टेबल है मेरे पास, तो उस पर वैलेंसी भी दी है, कितने शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए वो भी है, सब कुछ है उस टेबल में। आपको चाहिए आप मुझे कमेंट में लिख देना। अब यहाँ पर है 281, इसकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से होगी, और M में यहाँ पे शेल में कितना आएगा 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इफ़ KL शेल्स ऑफ एन एटम आर फुल देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। अब K में हमारे मैक्सिमम कितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, है ना, और L में कितने आ सकते हैं 8, है ना, यही तो हमने पढ़ा है। तो 2 + 8 कितना हो गया 10, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सिंपल था ना क्वेश्चन, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे थे हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ ए क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। आप कैसे फाइंड करोगे इनकी वैलेंसीज। अब आप देखो यहाँ पे मैग्नीशियम एक मेटल है और क्लोरीन सल्फर एक नॉन मेटल है। तो मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था इसका, है ना, फॉर्मूला भी बताया था मैंने इसको। अब देखो, अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, मैग्नीशियम का जो यहाँ पे एटॉमिक नंबर है वो 12 है, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो जाएगी KLM, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे 282 हो जाएगा। वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम डायरेक्ट होती है जो वैलेंसी उसकी है, ठीक है। तो वैलेंसी मेटल की कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जबकि वैलेंसी नॉन मेटल की कैसे निकालते हैं मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बताया, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिंपली यहाँ पे सल्फर 16 होता है उसका एटॉमिक नंबर 286, और यहाँ पे वैलेंसी कितनी हो जाएगी 8 माइनस 6 2, है ना, क्योंकि उसे स्टेबल होना है, अल्टीमेटली 8 बनाना है उस शेल में, है ना। तो वो कैसे करेगा, या तो गेन करेगा लूज़ करेगा। इस केस में वो यहाँ पर गेन करेगा इन सल्फर, और क्लोरीन के केस में भी यहाँ पे गेन करेगा, तो वैलेंसी 1 हो जाएगी।
और फॉर्मूले से डायरेक्ट निकालो, 8 - 7 क्लोरीन के लिए तो 1 आ जाएगी वैलेंसी, सिंपल है ना। अच्छा नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज 8 एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑल्सो 8, देन व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम और व्हाट इज द चार्ज ऑन एन एटम। अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, उन्होंने बता दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम में 8 है, प्रोटॉन भी 8 है, ठीक है। तो चार्ज जो है सेकंड क्वेश्चन है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम नंबर में प्रेजेंट है, सेम मैग्नीट्यूड है, तो ऑब्वियस सी बात है वो एटम कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम। अब एटॉमिक नंबर कितना होता है, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे। अब यहाँ पे तो पहले हमारा एटॉमिक नंबर हो गया 8, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन से हम यहाँ पे एटॉमिक नंबर देखते हैं, और चार्ज जो हैगा वो 0 होगा, है ना, समझ में आगे बात। अब यहाँ पे आगे देखते हैं 13 क्वेश्चन। तो यहाँ पे 13 क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे मास नंबर ऑक्सीजन और सल्फर एटम का फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है कि मास सल्फर का और ऑक्सीजन का फाइंड करना है। तो मास नंबर जो होता है हम क्या जानते हैं, A = नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। अब यहाँ पे अगर मुझे मास नंबर ऑक्सीजन का निकालना है तो यहाँ पे प्रोटॉन पता होना चाहिए, प्रोटॉन कितना होना चाहिए, जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो P को यहाँ पे Z से डिनोट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ 8 उसका एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का, प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन कितना होता है 8 होता है, तो यहाँ पे ये कितना आ गया 16 आ गया, है ना, मास नंबर ऑक्सीजन का 16 हो गया। और सल्फर का भी सिमिलर वे में यहाँ पे 16 + 16 32 हो जाएगा। फॉर द सिंबल HDT टेबुलेट 3 सब एटॉमिक पार्टिकल इन ईच ऑफ देम। देखो भाई ये तो मैंने अभी आपको कराई दिया था आइसोटोप्स में, है ना। तो ये हमारे हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरीके से सिंपलर वे में इन्होंने कहा है ना, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम यहाँ पर हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये आइसोटोप्स हैं हमारे, है ना। अब देखो प्रोटॉन्स, तो यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है उतने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, तीनों में 1 प्रेजेंट है ना, ये तो समझ आ रही है बात। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, अब न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे हम, प्रोटॉन प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, या फिर मास नंबर में से 1 माइनस करेंगे तो भी आ जाएगा। तो मास नंबर में से माइनस करो 1 को, तो 1 - 1 कितना हो गया 0, 2 - 1 कितना हो गया 1, 3 - 1 कितना हो गया 2। तो हमें समझ में आ गया न्यूट्रॉन निकाल लिया हमने, और इलेक्ट्रॉन तो सेम होंगे एज दैट ऑफ दी प्रोटॉन। समझ आ गई बात। ये तो ईजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चे एग्जाम में। राइट दी नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ द आइसोटोप एंड आइसोबार, है ना। यहाँ पे हम किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिया है हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है किसी भी पेयर की आइसोटोप्स और आइसोबार में। सबसे पहले आइसोटोप्स की बात करते हैं जिसका सेम एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट मास नंबर होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोथ ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ द क्लोरीन इज सेम एज देयर एटॉमिक नंबर इज सेम, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है तो दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी। 17 की क्या होगी 287 विद द डिफरेंट शेल्स। अब यहाँ पे आइसोबार्स में क्या होगा, आइसोबार्स में डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, मास नंबर सेम होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर करते हैं, ना कि यहाँ पे मास नंबर के बेसिस पे, ये याद रखना है। तो कैल्शियम हो गया, आर्गन हो गया, इजीली हमने यहाँ पे इसकी क्या कर दी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर दी। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और पसंद आ रहा है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको चाहिए तो नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डाल दूँगी, 10 मिनट में क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और बताना वीडियो में, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना बच्चे, थोड़ी मेहनत तो लगी है, प्लीज़ बच्चे सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगला चैप्टर कौन सा चाहिए वो भी बता देना, किस टाइप के क्वेश्चंस चाहिए वो भी बता देना, कब आपके यूनिट टेस्ट आ रहे हैं, कब, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग।